नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं ऋषिपाल शर्मा और आज हम पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा संघीय व्यवस्था, यानी कि फेडरल सिस्टम। ये संघीय व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। ये एम लक्ष्मीकांत का 13वां टॉपिक है और फेडरल सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था। तो ये जो संघीय व्यवस्था क्या होती है, इसको आज हम देखेंगे। इसमें ये कह रहे हैं संघीय व्यवस्था में कि राजनीति शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकार को दो भागों में एकल व संघीय में वर्गीकृत किया। परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त शक्तियाँ एवं कार्य केंद्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार में निहित होते हैं। दूसरी ओर संघीय सरकार वह है जिसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र सरकार व क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। ये जो केंद्र सरकार है और जो एकल सरकार या एकात्मक सरकार है, इसमें देखो कह रहे हैं कि परिभाषा के अनुसार एकल या एकात्मक सरकार वह है जिसमें सारी जो शक्तियाँ और कार्य हैं वो किसमें होंगे, वो होंगे केंद्र के अधीन और क्षेत्र सरकार में निहित होंगे। दूसरी ओर जो संघीय व्यवस्था सरकार है, इसमें शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। आगे देखो, दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि एक मिनट, ये ना बस कितनी मिली थैली है? 180 की और 20 रुपये ईजा मिली बस। और वहाँ पे MRP कितनी पड़ी है? 215 थैली आप स्पेन आदिम सरकार का एकात्मक स्वरूप है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि में सरकार का संघीय मॉडल है। संघीय मॉडल में राष्ट्रीय सरकार को संघ सरकार या केंद्रीय सरकार या संघीय सरकार के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रीय सरकार को राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार के रूप में जाना जाता है। आगे देखो, आगे ये कह रहे हैं संघीय एवं एकात्मक सरकार की विशेषताओं को निम्नलिखित तरीके से तुलनात्मक रूप से उल्लेखित किया गया है। संघ शासन शब्द को लैटिन भाषा के फेडस से लिया गया, जिसका अभिप्राय संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन या एक नया राजनीतिक व्यवस्था है जिसे विभिन्न तालिका में संघीय एवं एकात्मक सरकार की तुलनात्मक विशेषताएं बताई गई। अब समझो इस चीज़ को। अब जो सवाल बनेगा वो यहाँ से ऐसे बनेगा कि संघ शासन जो शब्द है वो किस भाषा का है, तो वो किस भाषा का हो जाएगा, लैटिन भाषा का। और किस शब्द से बना है, तो लैटिन भाषा के जो फोएडस शब्द है उससे बना है, FOEDUS। किससे? FOEDUS। ये फोएडस से बना है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन का। इसका अर्थ क्या? संघ शासन। ये लिया गया है फोएडस से, लैटिन भाषा के फेडस से लिया गया। और ये संघ शासन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के फेडस से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है या अभिप्राय क्या होता है, तो वो है संधि या समझौता। इस तरह संघ शासन तालिका राजनीतिक व्यवस्था है जिसे भिन्न तरीक़ा से समझाया गया। कैसे? तो इसे देखेंगे बाद में, पहले ये चीज़ हम देखते हैं, इसकी जो थ्योरी है।
इकाइयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघों की इकाइयों को विभिन्न नामों जैसे राज्य जैसा कि अमेरिका में, या कैंटोन जैसा कि स्विट्ज़रलैंड में, या प्रांत जैसा कि कनाडा, या गणतंत्र जैसा कि रूस में पुकारा जाता है। संघ शासन दो रूपों से में निर्मित होता है। पहला है इसमें एकीकरण और दूसरा है विभेदीकरण। पहले मामले में सैनिक कमजोरी वाले या आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य स्वतंत्र रूप से जो मिलकर एक बड़े व मजबूत संघ का निर्माण करते हैं। अब उदाहरण समझो। उदाहरण के लिए अमेरिका में दूसरे मामले में बड़ा एकीकृत संघ राज्य परिवर्तन हो जाता है जहां राज्यों को स्वायत्तता होती है। उदाहरण के लिए कनाडा। अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय शक्तिशाली देश है। ये अमेरिकी क्रांति 1775 से 83 के बाद 1787 में बना है। सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा कि विश्व का पहला प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश कौन सा है? तो वो है अमेरिका। बना कब वो पूछ ले तो 1775 से 1783 की जो क्रांति हुई थी उसमें बना। इसमें कितने राज्यों को मूलतः जोड़ा गया? तो इसमें जो राज्य हैं वो है 50, 13 राज्य हैं इसमें समाहित। संघीय शासन में जो है वो 10 प्रांत हैं। मूल रूप से इसमें कितने हैं? वो है 4 जो जुड़ के मिले हैं। ये काफ़ी पुराना है जो 1867 में निर्मित हुआ है। आगे है वो है भारत के संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था को अपनाया गया। संविधान निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था को 2 कारणों से अपनाया। देश का वृहद आकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। उन्होंने महसूस किया कि संघीय व्यवस्था से न केवल सरकार की शक्ति बढ़ेगी बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय एकता में अभिवृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। अब ये जो सवाल बनता है वो अंतर पूछ लेता है यूपीपीसीएससी में या आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है सीएससी का, उसमें कहीं भी पूछ सकता है। विशेष रूप से जो लिखित पेपर होते हैं उनमें पूछता है। तो जो संघीय सरकार है और जो एकात्मक सरकार है ये क्या होती है? इसमें कह रहे दोहरी सरकार, अर्थात राष्ट्रीय एवं जो क्षेत्रीय सरकार है वो संघीय सरकार के अंतर्गत आती है और एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। ये कैसी होती? ये एकात्मक सरकार होती है। इसके बाद में है इसमें लिखित संविधान कार्य करता है। किसमें? संघीय सरकार में। और संविधान लिखित भी हो सकता है जैसे फ्रांस, और अलिखित भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन में। ये कैसी सरकारें हैं? ये एकात्मक सरकारें। फिर जो तीसरा है वो है राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो इसमें शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है और जो समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रीय सरकार में कैसी होती हैं? निहित होती हैं, समाविष्ट होती हैं। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। ये जो संविधान की सर्वोच्चता है वो किसमें है? वो है संघीय सरकार में। और जो संविधान की सर्वोच्चता इसमें हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ये कोई शर्त नहीं है। किसमें? ये जो बात होती है वो होती है एकात्मक सरकार में। फिर जो है कठोर संविधान कहाँ का होता है? जो संघीय व्यवस्था में होता है। और संविधान कठोर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लचीला भी हो सकता है। वो कहाँ का होता है? वो होता है एकात्मक सरकार में। और जो स्वतंत्र न्यायपालिका की जो दृष्टि होती है वो संघीय व्यवस्था में होती है। और न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये किस में है? ये जो मामला होता है वो एकात्मक सरकार के अंतर्गत आता है। आगे है इसमें द्विसदनीय विधायिका। और इसमें कैसी होती? इसमें विधायिका द्विसदनीय हो भी सकती है। जैसे द्विसदनीय व्यवस्था जो है विधायिका है उसका उदाहरण कौन है? ब्रिटेन। और एक सदनीय जो व्यवस्था है वो कौन सी है? वो है चीन की। तो ये एकात्मक सरकार के रूप हो जाएंगे। आगे अगर बात करें तो आगे हो जाता है हमारा, वो हो जाएगा कि वैसे संविधान में कहीं भी संघ का प्रयोग नहीं किया गया है। ये भी सवाल है कि वैसे तो संविधान में कहीं भी संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसके स्थान पर संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार
राज्यों के संघ से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली कौन सी है? वो है अमेरिकी संघ के विपरीत, और दूसरी है भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति के प्रतिफल नहीं, तथा राज्यों को यह अधिकार है दूसरा नंबर पर कि वे स्वयं को संघ से पृथक कर सकें, जिसे फेडरल संघ कहते हैं, क्योंकि वह संविधान में कैसा है? अविभाज्य है, यानी कि वो बटा हुआ नहीं है। दूसरा है, आगे अगर देखें पैराग्राफ, कि भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडाई मॉडल पर आधारित है और एक अत्यंत सशक्त केंद्र होने के नाते ये कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। भारतीय संघीय व्यवस्था कनाडाई व्यवस्था के इन आधारों पर समानता प्रदर्शित करती है। किन किन आधारों पे? पहली है इसका निर्माण, अर्थात ये विखंडित होने के तरीका। दूसरा, संघ शब्द का प्रमुखता से प्रयोग, कनाडा में भी शब्द का प्रयोग किया गया। तीसरा है इसकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति राज्यों की तुलना में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली होना बताती है। जो कनाडाई मॉडल लिया गया है वहाँ से जो है जो संघ सरकार है उसे ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। आगे है संविधान की विशेषताएं, संविधान की संघीय विशेषताएं। तो जो संविधान है उसकी संघीय विशेषताएं हैं, इसे हम समझेंगे। इसमें जो सबसे पहली और जो बड़ी विशेषता है वो है द्वैध राज्य पद्धति। द्वैध राज्य पद्धति का अर्थ होता है जिसमें राज्य को चलाने के लिए दो पद्धतियां दी गई हैं। पहला है इसमें संविधान में संघ स्तर पर और केंद्र राज्य स्तर पर राज्य पद्धति को अपनाया गया। तो हो गई, एक तो हो गई केंद्र स्तर पर और एक हो गई राज्य स्तर पर, तो ये दो हो गई। तो प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ, ये शक्तियाँ कर लेना, शकियाँ नहीं है, अपनी कॉपी में भी ये ठीक कर लेना, ये शकियाँ नहीं शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों में जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है, जबकि दूसरी तरफ राज्य सरकारें जो हैं वो क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व देती हैं, मुद्दे को देखती हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय और प्रशासन आदि जो है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है हमारे राज्य के अंतर्गत। आगे देखो, आगे है लिखित संविधान। आगे जो संविधान में जो संघीय विशेषता है उसकी विशेषता है वो है हमारा जो संविधान न केवल लिखित है बल्कि विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। मूलतः इसमें एक प्रस्तावना जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। कब? जब ये संविधान लिखा गया था तब। लेकिन वर्तमान में जो है वो 2019 में इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ इसमें बढ़ा दी गई हैं। यानी कि अब जो वर्तमान में वो 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ और इसमें 465 अनुच्छेद हैं। इसमें केंद्रीय राज्य सरकारों की शक्तियाँ एवं उनके प्रयोगों की विस्तृत क्या की गई? विवेचना की गई है, विवरण किया गया है। अतः दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमतियों को उत्पन्न नहीं होने देता। ये विशेषता है इसकी। केंद्र राज्य में टकराव की स्थितियाँ ना बने, ये भी व्यवस्था की गई है। आगे देखें, संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य एवं दोनों से संबंधित जो सूची है वो भी निहित की गई है। आगे देखो, आगे है केंद्र सूची में 90 विषय हैं, मूलतः 97। राज्य सूची में 59 विषय हैं, मूलतः 66 थे। और संवर्ती सूची में 52 विषय थे जो वर्तमान विषय हैं। जो पहले जो थे वो 47 थे, अब कितने? 52 और 66 थे। जो अब ऐसे समझो कि केंद्र सूची में जो पहले 97 थे और अब इसमें जो है कितने? 59 रह गए। और मूलतः इसमें 66 थे और संवर्ती सूची में 52 विषय थे, मूलतः इसमें 47 थे।
आगे देखो, समवर्ती जो सूची है के विषयों में केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जो समवर्ती सूची का अर्थ होता है वो है जहाँ पर केंद्र और राज्यों को लगभग समान विशेषताएं, जहाँ लगभग समानताएं मिली हुई हों, वहाँ पर उसके लिए हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, राज्य कानून बना सकते हैं। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अवशेषीय विषय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है केंद्र को दिए जाएंगे, जो किसी सूची में नहीं है वो केंद्र में दिए जाएंगे, और जो केंद्र राज्य में है वो तो है ही है। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कानूनों के विषय में इसकी विशेष व्यवस्था जो है सुनिश्चित होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के तहत अवैध घोषित किया जा सकता है। इस तरह सरकारों के घटकों को विधायिका एवं कर्मचारियों एवं न्यायिक दोनों स्तरों पर संविधान द्वारा विधित क्षेत्रों के अंतर्गत रहना चाहिए। फिर है कठोर संविधान। कठोर संविधान कैसे है वो समझो। संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन एवं संविधान की सर्वोच्चता तभी बनाए रखी जा सकती है जब संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कठोर हो। यद्यपि संविधान में संशोधन इस सीमा तक कठोर है जिसमें वे प्रावधान जो संघीय संरचना जैसे केंद्र राज्य संबंध एवं न्यायिक संगठन से संबंधित है, मात्र केंद्र एवं राज्य सरकारों की समान संतुति से ही संशोधित किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों को संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं संबंधित राज्यों में से आधे से अधिक की स्वीकृति अनिवार्य है। फिर आता है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? संविधान ने 2 कारणों से उच्चतम न्यायालय के नेतृत्व में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया। एक, अपनी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करना। दूसरा, केंद्र और राज्य के बीच विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने विभिन्न तरीकों से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, सुनिश्चित सेवा और शर्तें जो हैं वो कैसी है? स्वतंत्र हैं। फिर है संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है, जिसमें एक होता है उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं, एक होता है निम्न सदन जिसके लिए लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा भारत के राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों को पूर्ण रूप से उसका जो है प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली होती है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। तो जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होती है, और जो लोकसभा होता है वो निचला सदन होता है जिसे निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा जो होती है वो भारत के जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा है वह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो समझ गए होंगे, जो राज्यसभा है उसमें जो है जैसे केंद्र सरकार है वो जितने भी राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करेगी, और लोकसभा है तो लोकसभा में जितने भी जो हमारे द्वारा विधायक चुने जाते हैं वो लोकसभा के प्रतिनिधित्व करेगी। वही चीज़ है। अब देखते हैं संविधान की एकात्मक विशेषताएं। संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या होती हैं? उपरोक्त संघीय ढांचे के अलावा तो हाँ, जो हमारी संघीय जो विशेषताएं थी उनमें सबसे पहले जो हमारी थी वो थी द्वैध राज्यपत्ति, दूसरा था लिखित संविधान, तीसरा शक्तियों का विभाजन, चौथा संविधान की सर्वोच्चता, पांचवा कठोर संविधान, और छठा है स्वतंत्र न्यायपालिका, और इसमें सातवां हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका। तो ये तो संविधान की जो संघीय विशेषताएं उनकी बात रही। अब अगर बात करें संविधान की जो एकात्मक विशेषताएं हैं उसकी, तो जो एकात्मक विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं वो ज़रा समझते हैं। तो इसमें जो है एकात्मक यानी कि केंद्र सरकार, और संघात्मक यानी कि जिसमें जो है आपके राज्य जुड़े हुए हैं या जो राज्य हैं। तो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, जो कि संघीय दृष्टिकोण के काफ़ी विरुद्ध है। प्रथमतः केंद्रीय सूची में राज्य के मुकाबले ज़्यादा विषय हैं। दूसरी,
दूसरा, केंद्रीय सूची में ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। तीसरे, समवर्ती सूची में केंद्रों को ऊपर रखा गया है। अंततः अवशेषीय जो शक्तियां हैं वो भी केंद्र के प्रमुख में हैं, जबकि अमेरिका में ये राज्यों में नहीं है। तो इस तरह संविधान केंद्र को सशक्त बनाता है। दूसरे नंबर पर आता है राज्य नश्वर नहीं है, यानी कि राज्य जो है वो नाशवान नहीं है, वो कभी मिट नहीं सकता, ख़त्म नहीं हो सकता। नहीं सॉरी, राज्य अनश्वर नहीं है कि राज्य कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, या उसे नाम नहीं बदला जा सकता है, या दो राज्यों को जोड़ के एक नहीं बनाया जा सकता, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही डिपेंड है जैसे कि ब्रह्मा अगर चाहे तो दो पृथ्वियों को जोड़कर एक नई पृथ्वी बना दे, या दो लोकों को जोड़कर एक नया लोक बना दे। ऐसे ही चाहे तो पंजाब और हरियाणा को जोड़कर अलग अलग जो हैं उन्हें एक कर दे, या गुजरात और महाराष्ट्र को एक कर दे, वो कर सकता है। ये शक्ति जो है वो केंद्र में है। तभी ये कह रहे हैं कि राज्य नश्वर नहीं है, यानी कि उसको हम बना और मिटा सकते हैं। अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा उनके क्षेत्र सीमा या राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात इसके लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, ना कि विशेष बहुमत की। इस तरह भारतीय संघ नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, एन इंडस्ट्रिस्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। दूसरी तरफ अमेरिकी संघ अनश्वर राज्यों का अनश्वर केंद्र है। कैसे? कह रहे एन इंडिटोरिटेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रिटेबल स्टेट। तो ये चीज़ है इसमें। तीसरा इसमें जो विशेषता है वो है एक संविधान। सामान्यतः एक संघ राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का अधिकार होता है। भारत में इससे अलग हटके इतर राज्यों को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी है। राज्य एवं केंद्र दोनों को इसी एक ढांचे का पालन अनिवार्य है। सिर्फ जम्मू एवं कश्मीर एक अपवाद था जिसका अपना राज्य पृथक संविधान था, जिसको अब जम्मू कश्मीर के जो विभाजन से आर्टिकल जो 35A है उसके तहत 370 के जो निरशासन के बाद वहाँ भी अब कैसी व्यवस्था कर दी गई, एकल संविधान की व्यवस्था वहाँ भी कर दी गई। फिर है संविधान का लचीलापन। तो हमारे जो भारत के संविधान की विशेषता है वो कठोर एवं लचीलेपन की है, ना तो कठोर है ना लचीलापन है। अन्य संघीय प्रणाली की तुलना में भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है। संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा एकल प्रणाली से संशोधित किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। अमेरिका में राज्य भी संविधान का संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। ये विशेषता है अमेरिका के संविधान। पांचवी जो विशेषता है वो है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। जो प्रतिनिधित्व करता है, जो इसको आगे जो ले जाने वाली जो बात अगर है तो वो केंद्र के लिए ज़्यादा है, जबकि राज्यों के लिए कम है। राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अतः सदस्यता में 1 से 31 तक की भिन्नता है। अमेरिका में जो राज्यों को प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को उच्च सदन में पूर्ण रूपेण महत्ता दी जाती है। इस तरह अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2। यह सिद्धांत छोटे राज्यों की सुरक्षा कवच के समान है। आगे अगर देखें आपातकालीन उपबंध। संविधान 3 तरह की आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करता है। पहला है राष्ट्रीय, दूसरा है राज्य एवं वित्त। तो इसमें जो है व्यवस्थाएं हैं वो 3 तरह की होगी, एक तो राज्य की, एक वित्त की और एक राष्ट्रीय। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं। राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। ऐसी व्यवस्था अन्य किसी संघ में नहीं पाई जाती है। एक ये इसकी विशेषता है।
नेक्स्ट है एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता व्यवस्था को अपनाता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य नागरिकता नहीं है। अन्य संघीय व्यवस्था वाले देश जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में दोहरी व्यवस्था है, राज्य की अलग है और राष्ट्रीय अलग है, नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट हमारी जो विशेषता है वो है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है वो समझेंगे। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके अधीन राज्य उच्च न्यायालय होते हैं। न्यायालयों की एकल व्यवस्था केंद्र एवं राज्य कानूनों दोनों पर लागू होती है। दूसरी ओर अमेरिका में न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था है। संघीय कानून संघीय न्यायपालिका और राज्य का कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं। तो ये विशेषता इसकी होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं। अमेरिका में संघीय सरकार एवं राज्य सरकारों की अपनी लोक सेवाएं हैं। भारत में भी केंद्र एवं राज्यों की पृथक लोक सेवाएं हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पब्लिक सर्विस और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फॉरेन सर्विस केंद्र और राज्य दोनों के लिए हैं। केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है एवं इनके प्रशिक्षण दिया जाता है। उन पर केंद्र का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है, अतः ये सेवाएं संविधान के अंतर्गत संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है 10वां और वो हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। न केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन उसकी नियुक्ति एवं बर्खास्ती बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर अंकुश लगाती है। आगे है वो है विपरीत, यानी कि जो ये तो भारत की बात हुई, इसके विपरीत अमेरिका के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्यों के लेख सेवाओं से कोई इसकी भूमिका नहीं है, वो अलग है इससे। फिर है 11वां कि राज्य सूची एवं संसद का प्राधिकार। इस सूची के विषयों पर राज्यों को काफ़ी अधिकार दिए जाते हैं। इसके बावजूद केंद्र व सूची के विषयों पर अंतिम अधिकार बना रहता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्यों की सूची में राष्ट्रीय महत्व को प्रभावित करने वाले विषयों पर राज्यसभा द्वारा पारित होने पर विधान बना सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि बिना संविधान संशोधन के संसदीय
विधायिका संबंधी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उल्लेखनीय है, ऐसा तभी भी किया जा सकता है जब किसी भी प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था ना हो। 12वां है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र और राज्यों पर क्या किया जाता है, माध्यम से राज्य पर नियंत्रण करता है। इसके विपरीत अमेरिका में राज्य प्रमुख निर्वाचित होते हैं। इस संदर्भ में भारत ने कनाडाई प्रणाली को अपनाया। फिर है हमारा वो है एकीकृत निर्वाचित मशीनरी। चुनाव आयोग न केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है, बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है। लेकिन इस इकाई की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। इसके सदस्यों को भी इसकी प्रकार हटाया जा सकता है। इसके विपरीत अमेरिका में संघ एवं राज्य दोनों के निर्वाचन के लिए मशीन अलग अलग होती हैं। और 14वें नंबर पर है वो है राज्यों के विधेयकों पर वीटो। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संतुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है। राष्ट्रपति अपनी संतुति के लिए इसे न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार भी रोक सकता है। इस तरह राष्ट्रपति के पास राज्य विधेयकों पर वीटो अधिकार है। लेकिन अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में राज्य स्वायत्ता इकाई है और वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और आगे अगर देखें तो ये जो हमारी 14 विशेषताएं हैं, पहला इसमें जो है वो हो जाएगा, वो है सशक्त केंद्र सरकार। दूसरा है राज्य अनस्वर नहीं। तीसरा है एकल संविधान। चौथा है संघीय संविधान का लचीलापन। 5वां है राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। और इसमें जो छठा है वो है आपातकालीन उपबंध। और 7वां हो जाएगा एकल नागरिकता। 8वां है एकीकृत न्यायपालिका। 9वां है अखिल भारतीय सेवाएं। 10वां एकीकृत लेखा एवं जांच मशीनरी। और 11 है राज्य सूची एवं संसद का प्राधिकार। 12वां राज्यपाल की नियुक्ति। 13वां केंद्रीय निर्वाचन मशीनरी। 14वां है राज्यों के विधेयक पर वीटो। ये हमारी विशेषताएं हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो संघीय व्यवस्था का जो आलोचनात्मक अगर मूल्यांकन करें तो वो क्या हो सकता है। तो जो संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक जो मूल्यांकन है वो है उपरोक्त व्यवस्था से ये स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है। इसमें कई एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन। यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए केसी वेयर ने भारतीय संविधान को अल्पसंघीय करार दिया। के 57 के अनुसार भारतीय संविधान के एकात्मक होने के उत्तरदायी 2 कारण हैं। पहला इसमें जो है वो है वित्तीय मामलों में केंद्र सरकार का प्रभुत्व एवं राज्यों के केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता। तत्कालीन शक्तिशाली योजनाएं एवं आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को नियंत्रण करने की व्यवस्था है। उन्होंने महसूस किया है कि भारत एक तरफ से तो एकल व्यवस्था वाला देश है, व्यवस्थागत देश है, फिर भी केंद्र और राज्य अपना कार्य विधिक और औपचारिक रूप से संघीय रूप में करते हैं। हालांकि अन्य राजनीतिक शास्त्रियों ने उक्त मतों से सहमत नहीं है। पॉल एप्पल भी कहते हैं कि यह पूरी तरह संघीय है। मॉरिसन जॉन्स इसे सहमति वाला संघ कहते हैं। आइवर जेनिंग कहते हैं कि यह मजबूत केंद्र वाला संघ है। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय संविधान मुख्यतः संघीय है। राष्ट्रीय एकता एवं तरक्की के लिए अनोखे कवच के साथ ग्रीनविल ऑस्टिन कहते हैं कि यह सरकारी संघ व्यवस्था है। यद्यपि भारत के संविधान में ने मजबूत केंद्र सरकार का निर्माण किया है, इसके राज्यों का भी कमज़ोर नहीं किया गया है। यह एक नए प्रकार का संघ है जो इसकी खास विशेषताओं को पूरा करता है। फिर है संविधान की प्रकृति पर संविधान सभा के जो अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महसूस करते हैं कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितना कि दोहरी राजपत्ति केंद्र राज्यों का संघ नहीं जो कमज़ोर संबंधों से एकीकृत हो। ना ही राज्य संघ की एजेंसियां हैं।
संघ एवं राज्य दोनों को संविधान द्वारा बनाया गया है। दोनों की शक्तियाँ संविधान में निहित हैं। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया, तथापि ये समय और परिस्थितियों के अनुसार एकात्मक और संघीय हो सकता है। केंद्रीकरण की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, एक गंभीर शिकायत में आई बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण किया गया है। ये स्पष्ट करना जरूरी है, इसको गलत समझा गया। केंद्र एवं राज्यों के संबंध के बारे में संबंधों को समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संघीय का मूल सिद्धांत ये है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विभेद वाला कोई कानून बनाया ही नहीं जा सकता। विधायी एवं कार्यपालिका के मामलों में केंद्र एवं राज्य समान है। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोन्मुखी है। इसीलिए ये कहना उचित है कि राज्य केंद्रों के अधीन कार्य करते हैं। केंद्र अपना इच्छा से इनकी सीमाओं को बदल नहीं सकता, ना ही न्यायिक क्षेत्र को। ये विशेषता इन्होंने दी है। फिर मुंबई मामले में 1994 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान संघीय है और संघीय इसकी मूल विशेषता है। यह महसूस किया गया संविधान की विशेषता के तहत राज्य की तुलना में केंद्र में बड़ी शक्तियां निहित हैं। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य केंद्र पर निर्भर है। राज्यों का अपना संविधान अस्तित्व में है। एक केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं है। अपने क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च है। एक तथ्य कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अविभावी होगा संविधान के आवश्यक संघीय रूप को प्रभावित नहीं करता। ये अपवाद है और अपवाद नियम नहीं है। ये कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र नहीं, बल्कि एक नियम है। हमारी विशेषताओं की अपनी प्रक्रियाएं और मान्यताओं का परिणाम है। वास्तव में भारत में संघीय व्यवस्था अग्रलिखित दो संघर्षों के बीच सहमति का प्रतिनिधित्व करती है। पहला है सामान्यता शक्तियों का विभाजन, जिसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए अपना कार्य करते हैं, और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता एवं विशेषताएं परिस्थितियों के तहत एक मजबूत संघीय सरकार है। आगे अगर देखें भारतीय राजपत्ति निम्नलिखित कार्य संघीय व्यवस्था के द्योतक हैं। कौन कौन से? राज्यों के बीच विवाद, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच बेलगाम मसले पर नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद, उदाहरण के लिए कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल पर। क्षेत्रीय दलों उद्भव एवं उनका सत्ता में आना, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम या झारखंड। और इसी के साथ साथ पूरा करने के लिए राज्यों का गठन, जैसे मिजोरम या झारखंड। अनुदान की मांग,
अपने विकास के लिए राज्यों एवं केंद्र से अधिक अनुदान की मांग। राज्यों द्वारा अपनी स्वायत्ता को बराबर रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया। उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ व्यवस्थाओं का सीमांकन लागू करना, जैसे केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति का शासन का जो प्रयोग होता है वो है। तो ये जो हमारा है वो संघीय व्यवस्था की जो कुछ बातें हैं वो हमने समझी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हो जाएगा केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो क्या क्या होते हैं। ये चैप्टर हमारा 14वां है। तो केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं वो हम समझेंगे। 14वां जो हमारा पार्ट है वो है कि भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित हैं। यद्यपि न्यायिक शक्तियां का बंटवारा नहीं है। संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानूनों को लागू करती है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख हैं, तथापि संघीय तंत्र को प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता एवं सहकारिता आवश्यक है। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। केंद्र एवं राज्यों के संबंधों को अध्ययन 3 दृष्टिकोणों से दिया जा सकता है। पहला जो दृष्टिकोण है वो है विधायी संबंध यानी कि जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो। फिर है प्रशासनिक संबंध जो प्रशासन की शक्तियाँ हैं वो। फिर है वित्तीय यानी कि जो धन पैसे की जो मामला है वो। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वो है विधायी संबंध। तो विधायी संबंध क्या मामला है? तो विधायी संबंध संविधान के भाग कितना 11 में और अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय में संबंधित हैं। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। इस तरह केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामलों पर 4 स्थितियां। पहली है केंद्र एवं राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। दूसरी हो जाएगी विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा हो जाएगा राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। और 5वां हो जाएगा राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। नेक्स्ट जो है वो हो जाएगा केंद्र एवं राज्य विधान का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो क्या होता है। केंद्र और राज्य विधान के जो सीमांत क्षेत्र हैं या जो इसके विस्तार हैं वो क्या क्या हो सकते। कह रहे हैं संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीका से परिभाषित किया है। पहला है संसद पूरे भारत या इसे किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित राज्य और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों को लागू नहीं किया जा सकता सिवाय तब जब राज्य और वस्तुओं में संबंध पर्याप्त हो। फिर है
केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। कहाँ कहाँ पर संसदीय कानून लागू नहीं होते वो समझते हैं। कह रहे राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में, जो कि वर्तमान में कितने हो जाएंगे 4, ये ठीक कर लेना अपनी पुस्तक में। राष्ट्रपति 5 है, ये 4 कर लेना। केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन व दीव और लद्दाख। 1 2 दमन द्वीप, हाँ, तो अंडमान निकोबार 1 2 3 4 5, जो 5 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने एकीकृत कर दिया है वो जो अंडमान निकोबार और ये इसे 1 कर दिया है, और लक्षद्वीप 2 नहीं, हाँ, ये ऐसा किया है कि अंडमान निकोबार एवं जो द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप है ये 1 कर दिया है, और ये 2, और दमन और दीप ये 3 है, और लद्दाख 4। तो ये इस तरह हो जाएंगे। ये जो मर्ज हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये मर्ज हुए हैं, और दादर एवं नागर हवेली ये 2 हो जाएंगे, और दमन द्वीप ये 3 हो जाएंगे, और 4 हो जाएगा लद्दाख। इस प्रकार बनाया गया विनिमय संसद को किसी के अधिनियम के समान में प्रयोज्य एवं प्रभावी होगा। इन संघीय प्रादेशों के संबंध में इसके संसद को किसी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का भी अधिकार है। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्रों में लागू करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन लागू करे। असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र या स्वायत्त जिलों में प्रयोज्य न कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तन के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति है। जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिलों, मेघालय है जैसे, त्रिपुरा है, मिजोरम के लिए इनमें ये विशेषता दी गई। दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा। तो अभी जो हमने विधायी संबंधी जो नियम है वो पढ़ रहे थे, केंद्र और राज्य विधान के सीमांतर क्षेत्र। फिर दूसरा हमें विधायी विषयों का बंटवारा, और तीसरा हमने पढ़ा राज्य एवं क्षेत्र में संसदीय विधान, और चौथा हमने देखा राज्य पर केंद्र का नियंत्रण। तो इसमें जो है हमने जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है केंद्र और राज्य विधान क्षेत्रीय विस्तार, और दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा। तो जो विधायी विषयों का बंटवारा है इसे समझते हैं। इसमें है कि संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। सूची जैसे पहली इसमें जो सूची है वो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है उसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्था है? संघ सूची के अंतर्गत जो किसी भी मसले पर कानून बनाने का संसद को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। इस सूची में इस समय 98 विषय हैं, जिसमें मूलतः कितने थे? 97 थे। जैसे इसमें क्या क्या शामिल? रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य, जनगणना, लेखा परीक्षा जो है वो इसमें मूलतः शामिल है। दूसरे अगर पहले ये जो संघ सूची है और फिर राज्य जो विधानमंडल को के लिए जो सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में जो शामिल किए गए वे विषय कौन कौन से? तो जो राज्य सूची में शामिल किए गए हैं, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है
इस समय जो है 59 विषय इसमें। सबसे पहले जो संविधान जब लागू किया गया था तो इसमें 66 थे, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जन स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय सुशासन और मत्स्य पालन, बाजार आदि। ये जो हैं ये है राज्य विधानमंडल में, इसके अंतर राज्य सूची में से रखा गया। और जो संवर्ती सूची है तो संवर्ती सूची के अंतर्गत इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में 52 विषय हैं। इसमें मूलतः पहले कितने थे? 47 थे, जैसे कि आपराधिक कानून की प्रक्रिया को, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार एवं नियोजन, बिजली एवं श्रम कल्याण, आर्थिक एवं श्रम कल्याण, किधर गया? श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवाइयाँ, ड्रग्स, अखबार, पुस्तक एवं छापा जो प्रेस है। अन्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में तहत 5 विषयों को राज्य सूची में, संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहला क्या क्या? पहला था इसमें शिक्षा, वन, नापतौल बांटवाली, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, संविधान एवं उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का संगठन। ये जो है संसद को यह भी शक्ति प्राप्त है कि भारत के किसी भूभाग को किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, जबकि किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही वह विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। इस प्रावधान का संदर्भ संघीय क्षेत्र अथवा अधिकृतीय क्षेत्र यदि कोई हो तो बन सकता है। और 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर जो जीएसटी थी, इसे संबंधित विशेष प्रावधान बनाए गए। इसी अनुसार संसद तथा राज्य विधायिकाओं को संघ अथवा राज्य द्वारा अधिरोपित वस्तु एवं सेवा कर के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। पुनः संसद को ये विशेष शक्ति प्राप्त है, वह वस्तु एवं सेवा कर के विषय को कानून बनाए यदि वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति अंतर्राज्य व्यापार या वाणिज्य में की जा रही है। फिर है अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची का जो केंद्र और राज्य और संवर्ती इन तीनों से जो बची हुई सूची है वो अवशिष्ट सूची कहलाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? इस संबंध में ये विषय 3 सूचियों में सम्मिलित नहीं हो सकते। कौन कौन सा? विधान बनाने का अधिकार संसद को है। इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों को आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। इस तरह स्पष्ट है कि विधायी एकता के लिए आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के ऐसे मामलों को संघ सूची में शामिल किया गया। क्षेत्रीय एवं स्थायी महत्व एवं वैधता वाले विषयों को राज्य सूची में रखा गया। जिन विषयों पर संपूर्ण देश में विधायिका की एक रूपता वांछनीय है,
एक रूपता वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं। उन्होंने समवर्ती सूची में रखा है। इस तरह संविधान अनेकता में एकता की अनुभूति देता है। अमेरिका में संघीय सरकार की शक्तियां संविधान में निहित हैं तथा अपशिष्ट शक्तियों को प्रदान की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों को एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। कनाडा में शक्तियों के आवंटन को दोहरी प्रकृति अर्थात संघीय और प्रांतीय अपशिष्ट शक्तियाँ वो किसमें निहित हैं? वो केंद्र में निहित हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में त्रिस्तरीय महत्व के मामलों की व्यवस्था करता है अर्थात संघीय, प्रांतीय एवं समवर्ती। वर्तमान संविधान इस अधिनियम के मामलों को एक अंतर के साथ अपनाता है। खास शक्तियाँ इस समय ना तो संघीय एवं विधायिका को दी गई हैं न प्रांतीय विधायिका को, बल्कि भारत के गवर्नर जनरल को दी गई हैं। इस मामले में कनाडा पद्धति को अपनाया गया है। संविधान में इस सूची को राज्य एवं समवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया। संघ सूची एवं राज्यों के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। यह व्यवस्था संघ सूची व समवर्ती सूची के मामले में भी स्थिति होगी। समवर्ती एवं राज्य सूची में संघर्ष की स्थिति पर पूर्व वाली मान्य होगी। अब जो है यदि समवर्ती सूची के विषय को लेकर केंद्र एवं राज्य कानून के संघर्ष की अगर स्थिति आ जाए तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। यदि राज्य द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित हैं, उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकती है। फिर तीसरी जो विशेषता है वो है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। अब ये राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान है, इसे हम समझते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटवारों की उक्त आवश्यकता सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती हैं, लेकिन असमान्य काल के बंटवारे की योजना या तो सुधर जाती है या स्थगित कर दी जाती है, यानी हटा दी जाती है। दूसरे शब्दों में संविधान संसद को ये शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची की तरह निम्नलिखित 5 असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए गए। वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो 5 असाधारण जो स्थितियां थीं, पहला इसमें जो स्थिति वो थी जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरा है राष्ट्रपति का जो आपातकालीन स्थिति है वो, और तीसरा है राज्यों के अनुरोध की अवस्था, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, और 5वां हो जाएगा राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो इसमें जो 5 जो नियम हैं कि राज्य क्षेत्र में जो संसदीय विधान है, इसमें जो 5 असाधारण जो परिस्थितियां हैं, उसमें जो है संसद को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं राज्य सूची के तहत, वो उसमें पहली है राज्यसभा एक प्रस्ताव जब पारित कर दे। इसमें क्या है, यदि राज्यसभा ये घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में राज्य के मामलों को कानून बनाना चाहिए, इस संबंध में इस मसले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। इस तरह के किसी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों में 2 तिहाई का समर्थन मिलना चाहिए। यह प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसके आगे के लिए असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोक सकती, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति के मामले पर बाद की व्यवस्था मान्य होगी। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान दूसरी, ये जो है पहली हो गई हमारी राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, और दूसरी है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। यदि आपातकाल प्रभावी हो, संसद वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची मामले की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद तक
यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। यहाँ भी राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन इसमें भी टकराव की स्थिति संसदीय कानून पर हावी रहेगी। तीसरे नंबर पर जो आती है वो है राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। तो राज्यों के अनुरोध की अवस्था में क्या बवाल है? जब दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें या राज्य सूची के मसले पर कानून बनाया जाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। ये कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। यद्यपि बाद में राज्य कोई इस संबंध में विधानमंडल में पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू करता है, इस तरह के कानून को संशोधन या इस पर पुनर्विचार संसद कर सकती है, ना कि इसमें संबंधित राज्य। उक्त प्रावधान के तहत संसद उन मामलों पर भी कानून बना सकती है जिन पर सीधे शक्तियां प्रदत्त नहीं हैं। दूसरी ओर ऐसे मामले में राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। राज्यों द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने अपने विधान निर्माण की शक्ति को स्थगित या समर्पित कर दिया तथा सभी कुछ संसद के हाथों में सौंप दिया। उक्त व्यवस्था के तहत पारित कुछ कानूनों के उदाहरण इस प्रकार हैं। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण एवं नियंत्रक निवारण अधिनियम 1974, नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनिमय अधिनियम 1976 एवं मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1994। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करना। संसद राज्य सूची को किसी मामले में अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। यह व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व एवं प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य मानती है या बनाती है। उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए
उक्त व्यवस्था के तहत बनाए गए कुछ कानून के उदाहरण संयुक्त राष्ट्र सुविधा एवं प्रशिक्षण अधिनियम 1947, जिनेवा समझौता अधिनियम 1960, अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 एवं पर्यावरण से संबंधित विभाजन एवं ट्रिप्स। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के दौरान। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है। इसका यह अर्थ है कि इस कानून के प्रभावी होने की अवधि राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र है, परंतु ऐसे कानून को राज्य या विधानमंडल द्वारा निरसित या परिवर्तित या पुनः लागू किया जा सकता है। चौथा है राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद के सीधे विधान के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित मामलों में शक्तिशाली बनाता है। राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को उन पर विषयों को वीटो शक्ति प्राप्त है। राज्य सूची से संबंधित कुछ मामलों पर विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित विधेयक। तीसरा है केंद्र राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। उक्त प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि संविधान में विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले की स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली रहती है। इस संबंध में सरकारिया आयोग, ये सरकारिया आयोग है ना कि गलत लिख गया ये समझते हो। सरकारिया आयोग 1983-88 ने यह पाया कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों को कानून बनाने के मध्य तनाव एवं टकराव की सीमा को समाप्त करने एवं सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। यदि केंद्र की सर्वोच्चता की इस शक्ति को समाप्त किया गया तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हमारी द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप, विधित अड़चनें, भ्रांतियाँ इत्यादि जैसे अनेकानेक कारक हैं। इन अंतगोत्वा नागरिकों के हितों को प्रभावित कर सकता है। एकीकृत विधायी नीति एवं एकरूपता समान केंद्र राज्य संबंधों के आधारभूत मुद्दे हैं। इसे हमारी अनेकता में एकता की पहचान अक्षुण्ण नहीं रह सकती। इस प्रकार संघीय सर्वोच्चता की यह नीति संघीय व्यवस्था के प्रभावी एवं निर्बाध संचालन हेतु अति आवश्यक है। प्रशासनिक संबंध।
बात करें प्रशासनिक संबंध की, संविधान के भाग 11 में एक मिनट। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक संसद के राज्य एवं बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई। इस मुद्दे पर कई अन्य भी अनुच्छेद दिए गए हैं। देखो, इसमें 245 अनुच्छेद है, वो है संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। दो 246 संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु। और 246A वस्तु और सेवा कर संबंध में विशेष प्रावधान। 247 है कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार। 248 है विधायन की विशेषताएं शक्तियाँ। 249 है राष्ट्र हित में राज्य सूची संबंधित किसी मामलों में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 250 है राज्य सूची की किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 251 है अनुच्छेद 249 एवं 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगता। 252 है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना। 253 है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन। और 254 है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच संगति। 255 है अनुशंसाओं तथा पूर्व अनुमोदनों को प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत। तो ये चीज़ हमने समझी। आगे अगर देखें तो इसमें है कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। कार्यकारी शक्तियों का जो बंटवारा वो कैसे, केंद्र राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की शक्तियाँ पूरे भारत में विस्तृत हैं उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, अर्थात संघ सूची के विषय किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार प्राधिकार न्याय क्षेत्र का कार्य है। इसी तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय। वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है, अर्थात समवर्ती सूची के विषय में उसको रखा गया है। उनमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित होती हैं, सिवाय तब तक जब तक कोई संविधान उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्टता केंद्र को प्रदत्त करे। इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया गया हो या किया जाता है, सिवाय तब तक जब तक संविधान या संसद अन्यथा निर्देशित ना करे। निष्ठाता राज्य एवं केंद्र के दायित्व, जो राज्य हैं और केंद्र हैं उनके क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं। संविधान ने राज्य को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2
प्रतिबंध आरोपित किए हैं। इसमें इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। पहला है संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन। सुनिश्चित करना तथा राज्यों से संबंधित वर्तमान विधान व राज्य केंद्र कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इसके संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इसमें पहला जहां राज्यों पर असाधारण दायित्व है, वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष कि केंद्र के कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करे। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्तियां इस सीमा तक विस्तृत हैं कि प्रत्यक्ष रूप से राज्यों को यह निर्देशित देती हैं केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य हो। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी से है। इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में प्रभावी बनाने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकते हैं। अमुक राज्य के संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है। इस अभिप्राय की दिशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है राज्यों को केंद्र के निर्देश। इन दो मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। कौन कौन सा? पहला है संचार को बनाए गए व उनके रखरखाव को करे। संचार के साधन जो हैं उनको सुरक्षित रखे, व्यवस्था करे, देखे। राज्य में रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करें। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाए और उनका क्या करे, क्रियान्वयन करे। फिर इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू हों। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व, ये क्या होता है? ये कह रहे हैं केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह के केंद्र विधायी शक्तियाँ राज्य को दे सकता है, जबकि कोई इकलौता राज्य सूची पर संबंध में कानून बनाने को नहीं कह सकता। कार्यपालिका शक्तियों को बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। संविधान ने कठोरता एवं विविधता को हटाने के लिए कार्यकारी अंतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल बनाया। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र किसी कार्यकारी को सौंप सकता है। इसी तरह राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है। आपसी समझौते का यह मामला सशर्त या बिना शर्त हो सकता है। संविधान केंद्र कार्यकारी कार्यों को राज्य द्वारा निष्पादित करने से संबंध में यह प्रावधान करता है। केंद्र राज्यों की बिना सहमति के परिस्थिति बस ऐसा कर सकते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। इस प्रकार
संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के संबंध में शक्तियों का आवंटन एवं कर का आरोपण अधिकार राज्यों को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। यद्यपि यह कार्य राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता है, तो उस व्याख्या को स्पष्ट करते हुए केंद्र और राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या असहमति आपसी सहमति या विधान के लिए व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ केंद्र दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है, वहीं राज्य केवल प्रथम रीति का ही प्रयोग कर सकता है। अब है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो सहयोग है उसे देखते हैं। कह रहे हैं केंद्र व राज्यों के बीच जो सहयोग है वो क्या है। संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय नदी एवं नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण, नियंत्रण से संबंध किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 363 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों पर जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। तीसरा है केंद्र राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्ड या न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भूक्षेत्र को पूर्ण विश्वास व साख प्रदान की जाती है। संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? किसी अन्य संघ के तहत केंद्र राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार, इन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IAFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस और IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस शामिल है। इन सेवाओं के अधिकार केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, परंतु इसकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये जो हमारी आज की जो कक्षा है वो यहीं तक रहेगी। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद।